हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है लोभ का घड़ा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पेशे से तो लाला हलवाई था पर उनकी बनाई पकौड़ियाँ गांव भर में बेहद प्रसिद्ध थी। इसी कारण पूरे गांव वासी लाला पकौड़ी मल के नाम से पुकारते थे इन्हें। लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बावजूद भी लाला थे अव्वल दर्जे के कंजूस। दुष्ट मक्खी, तेरी इतनी हिम्मत कि मुफ्त में मेरी पकौड़ियाँ पर हाथ साफ करे? अभी मजा चखाता हूँ। क्यों मारते हो लाला? मक्खी तो बैठेगी ही। अजी वाह, यूं सारा मुनाफा तो मक्खी ही चट कर जाएगी। शाम को वे दुकान बंद कर दिन भर की कमाई के साथ घर की ओर चल पड़े थे। पर एक शाम, ओह मैं तो भूल ही गया था कि आज पार्वती बिना बूंदे के मुझे घर में ही नहीं घुसने देगी। इन औरतों को भी पता नहीं क्या क्या सनक सवार होती है। भला कानों में बूंदे पहनने की क्या आवश्यकता है? कहो भाई, यह बूंदे कितने के हैं? हे, आपसे कोई ज़्यादा थोड़े ही लूँगा लाला जी, बस 2 रुपए दे दीजिए। 2 रुपए? यह तो सरासर लूट है। इतने रुपए का तो मैं पूरा बड़ा लिफाफा भर के पकौड़िया का देता हूँ। तो फिर जाकर पकौड़िया ही लटकाओ अपना। अपनी बीबी के कानों में बूंदे 2 रुपए से कम नहीं मिलेंगे। मैं तो 1 रुपए दूंगा। जाओ जाओ, तुम्हें 1 रुपए में देने से तो अच्छा है कि इन्हें मैं अपनी बीवी के ही कानों में पहनाऊं। अब समझा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि यह बूंदे तुम अपनी बीबी को पहनाना चाहते हो और इसीलिए मुझे देने से इनकार कर रहे हो? नहीं लेने मुझे यह बूंदे। पर अब पार्वती को किस प्रकार संतुष्ट करूंगा? ओह, सूझ गई एक तरकीब। घर पहुंचकर, अजी मैंने कहा मेरे बूंदे कहाँ है? ओह बूंदे क्या बताऊं पार्वती, आज जब मैं तुम्हारे बूंदे खरीद कर लौट रहा था तो देखा एक लफंगा किसी औरत के कान में बूंदे खींच कर भाग गया और उस औरत के दोनों कान कट गए। हाय राम, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दुर्घटना देखकर मुझे तुम्हारे कानों की चिंता हुई और मैंने बूंदों को तुरंत एक नाली में फेंक दिया। अच्छा किया। ऐसे नामुराद बूंदों से तो मैं बिना बूंदे के ही भली। वाह बला वाह बला आसानी से टल गई। एक दिन, सुनो पार्वती, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल खाने पीने की वस्तुओं पर अधिक ही धन बर्बाद करने लगी हो। अजी नहीं, खाने पीने पर लगा धन भी बर्बाद होता है। खाया नहीं तो जियोगे कैसे? खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? इस बारे में मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। कान खोलकर सुन लो, कल से घर में दोनों वक्त एक आदमी का ही खाना बनेगा। एक समय मैं खाऊंगा और तुम सुनकर संतुष्ट हो जाओ, दूसरे वक्त तुम खाओ और मैं सुनकर संतुष्ट हो जाऊंगा, समझी? और यह क्या, इस तरह हवा करने से तो यह पंखा 2-4 दिन में ही टूट जाएगा। अगर हवा ही खानी है तो पंखे को जमीन में गाड़ कर मुंडी इसके आगे आगे घुमाती रहो। इस तरह यह सदियों तक यूं ही बना रहेगा। अगली सुबह दोपहर भोजन के समय, हे भगवान, इतने सारे खाने और फल के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे मना करने के बाद मैंने सोचा शायद आपका धंधा आजकल मंदा चल रहा है, इसीलिए आपसे बचा बचा कर जो इकट्ठा कर रखा था उन्हीं उन्हीं में से मैं यह सब खरीद कर लाई हूँ। ओह, मुझसे छिपाकर पार्वती ने ना जाने कितना धन और जोड़ रखा होगा। क्या सोचने लगी हो जी? कुछ नहीं, पार्वती से छिपाया धन को निकालने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। आह, सूझ गई। फिर शाम को जब वह दुकान से लौटा तो, अरे भगवान, कुछ सुना तुमने? क्या बात है जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? शहर में एक ठग आया है। सुना है वह बदमाश घर की अकेली औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सारा धन लूट ले जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु या नकदी हो तो उसे मुझे दे दो, मैं उसे गुप्त तिजोरी में बंद कर दूंगा। यह तो सचमुच बुरी खबर है। मेरे पास थोड़ी बहुत मोहरें हैं जो मैं तुम्हें अभी लेकर आती हूँ। यह लो जी, इन्हें संभाल कर तिजोरी में रख दो। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं भगवान, वह तो तुम्हारा छिपाया गया धन निकालने के लिए ही मुझे झूठ बोलना पड़ा। इतना सुनते ही पार्वती ने अपना सिर पीट लिया।
हाय मुझसे धोखा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आज ही अपने मायके चली जाऊँगी। चलो कुछ दिन तक इसके खाने पीने का खर्चा भी बचेगा। और पार्वती उसी समय अपने मायके रवाना हो गई। उधर लाला पकौड़ी मल अपनी तिजोरी भरने में लगा हुआ था। लक्ष्मी मैया की जय। आह, कितना सुकून मिलता है नोटों की खुशबू सूंघकर। लक्ष्मी मैया की मुझ पर कृपा रही तो शीघ्र ही मैं इस नगर का सबसे बड़ा सेठ कहलाए जाने लगूंगा। अब जल्दी से बंद कर दूं, कहीं कोई भूखमरा ही ना आ धमके। अभी दुकान के कारण वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। फिर एक दिन वह भी आया जब अपनी दौलत की सुरक्षा की चिंता उसे बुरी तरह सताने लगी। अगर किसी चोर ने मेरी जमा पूंजी चुरा ली तो मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई उपाय सोचना ही होगा। अब तो एक ही उपाय है, मैं अपनी दौलत को कहीं छुपाऊं। यह सोचकर उसने एक कांसे के घड़े में अपनी सारी दौलत भरी और रात होते ही उसे छुपाने जंगल की ओर चल दिया। यह मेरा धन सुरक्षित रहेगा। गड्ढा खोदने के बाद उसने घड़े को पेड़ की जड़ में गाड़कर जमीन समतल कर दी और फिर पूरी तरह से अस्वस्थ होने के बाद घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन, अरे सुखिया, उदास हो, क्या बात है? मैं बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ लाला जी। सुखिया उसी गांव का एक गरीब किसान था। मेरे एकमात्र बैल ने बीमारी में दम तोड़ दिया। अब फिक्र में हूँ कि खेत कैसे जोतूं। सचमुच बहुत बुरा हुआ। लाला जी, एक विनती है आपसे। क्या? अगर आप मुझे बैल खरीदने के लिए मुझे ऋण दे दे तो मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। क्या ऋण? अरे तुमने मुझे कोई सेठ साहूकार समझ रखा है? मुझे निराश मत कीजिए, फसल काटते ही सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। फसल होगी तो काटेगा ना। जाओ जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपके पाँव पड़ता हूँ लाला जी, मुझ पर दया कीजिए। मेरे बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। दुनिया भर के बीवी बच्चों का ठेका तो नहीं ले रखा है मैंने। दफा हो जाओ यहाँ से, अन्यथा धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। चले आते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से। और सुखिया अपना अपना सा मुंह लिए वहां से निराश हो लौट लौट चला गया। उसी रात लाला को स्वप्न दिखाई दिया कि सुखिया बरगद की जड़ में से उसका घड़ा निकाल रहा है। अगले ही पल लाला हड़बड़ाकर उठ बैठा। उफ, कितना भयानक स्वप्न था। मुझे लगता है वह मेरा धन सुरक्षित नहीं है। मैं अभी वहां से धन निकाल कर कहीं और छिपा देता हूँ। ओह, सारा धन सुरक्षित है। रास्ते में एक सूखा कुआं देखा था, उससे बढ़कर सुरक्षित स्थान अन्य कोई नहीं हो सकता। कुएं पर पहुंचकर एक रस्सी के मदद से उसने वह घड़ा कुएं में रख दिया और रस्सी द्वारा बाहर आ गया। लेकिन अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि अगर कोई भूला भटका कुएं में उतर गया तो। नहीं नहीं, यह जगह भी ठीक नहीं है। वह पुनर्मटके को निकाल लाया। अगर मैं इस मटके को अपनी चारपाई के नीचे दबा दूं, हाँ यही ठीक रहेगा। वहाँ यह धन मेरी आंखों के सामने अधिक सुरक्षित रहेगा। इस फटीचर आदमी के पास कांसे का घड़ा जरूर यह भी मेरी तरह चोर या ठग होगा। इस पेड़ में चुराया गया धन इत्यादि होना चाहिए। मुझे इसका पीछा कर के जानना चाहिए कि यह इसे लेकर कहाँ जा रहा है। लाला पकौड़ीमल ने घर पहुंचकर चारपाई के नीचे वाले स्थान पर गड्ढा खोदा। यह तो कोई कंजूस सेठ मालूम पड़ता है, और घड़ा जमीन में दबा दिया। वाह, अगर यह घड़ा मैं हथिया लूं कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। ओह, समझ गई। अगली सुबह, बम बम भोले, यह कौन भूखमरा आ मरा सुबह सुबह। फिर ज्यों ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाबा को कुछ भिक्षा मिलेगी बच्चा? अवश्य, मैं अभी आया। जब वो लौटा, लीजिए महाराज, आप बहुत अच्छे वक्त पर पधारे हैं, वरना कुछ देर बाद मैं इन सूखी रोटियों को अपनी गाय को खिला ले जा रहा था। फिक्र मत करो बेटा, अब इस धन के साथ तेरी गाय भी खोल ले जाऊंगा। अचानक, ओह आह सुंदर, यह आप क्या बड़बड़ा रहे हैं महाराज?
बच्चा, तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है। तेरे भाग्य की रेखाएं बताती है कि तू शीघ्र ही करोड़पति बनने वाला है। क्या सच महाराज? भोले बाबा की बात कभी झूठ नहीं निकलती, लेकिन साथ ही तुम एक भयानक विपत्ति में भी फंसने वाले हो। का कैसी विपत्ति महाराज? उस धन को प्राप्त होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान! पर महाराज, उससे छुटकारे का कोई हल भी तो होगा। एक ही उपाय है मूर्ख। वह क्या महाराज? तुम्हारी दीर्घायु के लिए हमें महामृत्युंजय यज्ञ करना होगा। ओह, पर खर्च कितना होगा? केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं। सौदा बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है। आप यज्ञ शुरू कीजिए। वह बन गया काम। फिर साधु के कथन अनुसार लाला पकौड़ीमल यज्ञ का सारा सामान ले आया और शाम घिरते ही उस कपटी ठग ने यज्ञ आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। चल मेरी कारमाती गोली दिखा दे अपना चमत्कार। ओम नमः शिवाय। ठग उस गोली के कारण यज्ञ कुंड से, यहाँ मिटी हुई है दोस्तों, कर दी वाली तीव्र गंध से तीव्र गंध निकलने लगी। अब आएगा मजा बच्चू। ओम नमः। यह कैसी दुर्गंध है? उफ। चल बेटा झमरू, अब फटाफट ताला खोल ले अपनी किस्मत का। क्लिक। ओह, खुल गया सिम। और फिर सब कुछ समेटकर वह गाय के साथ वहां से चंपत हो गया। सुबह होने पर जब लाला को होश आया, अरे वह साधु महाराज कहाँ चले गए और यह अचानक मुझे क्या हो गया था? हाय, यह कमरा कैसे खुला गया? मुझे गड़बड़ लगती है, चलकर देखूं। हाय मेरा घड़ा, मेरा जीवन भर की पूंजी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। लाला जी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी वहां जमा हो गए। अरे यह तो सदमे से बेहोश हो गया लगता है। बेचारे लाला पकौड़ी मल जी। ऐसे में पार्वती को यहाँ होना चाहिए, मैं उसे खबर कर देता हूँ। पति की बेहोशी की खबर सुनकर पार्वती तुरंत वापस लौट आई। हाय, यह इन्हें क्या हुआ? घबराओ नहीं, इस औषधि से इन्हें शीघ्र ही होश आ जाएगा। वैद्य जी के जाने के कुछ देर बाद ही लाला को होश तो आ गया, पर वह एकदम गुमसुम पड़ा रहा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ओह। सुबह होने पर वैद्य वहां पहुंचा। पार्वती ने रोते रोते बताया, अब क्या होगा वैद्य जी? यह तो कुछ बोलते ही नहीं। इनका कंजूसीपन ही इनकी इस दशा का कारण है। इतनी दौलत जमा कर क्या मिला इन्हें? अगर वही धन गरीबों और दुखियों की सेवा में लगाता तो इसका पुण्य तो मिलता होता। पर अब मैं दुखियारी क्या करूं वैद्य जी? इन्हें इलाज के लिए शहर ले जाओ। किंतु शहर के इलाज का खर्चा कितना आएगा? यही कोई 500 रुपये। और वैद्य जी, किसी के अंतिम संस्कार पर कितना खर्चा आता है? यही कोई 100-125 रुपये। तब फिर इनके अंतिम संस्कार की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत सा धन मैंने इनसे बचा कर इकट्ठा कर लिया है, उससे तो यह हरगिज अपने इलाज के लिए खर्च नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर वैद्यराज ने कुछ कहना चाहा, पर पार्वती का संकेत देखकर चुप रह गया। मगर फिर तुरंत ही बोला, तुम ठीक कहती हो पार्वती, लेकिन क्या तुमने इसकी स्वर्ग यात्रा के लिए कुछ रुपए इनके सिरहाने रखे दिए हैं? आप कहते हैं तो रख दूंगी। परंतु मृत्यु का नाम सुनते ही लाला पकौड़ी मल बेहोश हो चुका था। लाला को बेहोश देखकर, हे भगवान, अगर इनकी बीमारी ठीक ना हुई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। होश में आने वाला लाला की आत्मा उसे धिक्कार उठी। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही जाता है, फिर दौलत जमा करके क्या पाया? मूर्ख, अब भी समय है, छोड़ दे सारी कंजूसी और शहर जाकर अपना इलाज करा। और फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मेरी आंखें खुल चुकी है पार्वती, चलो मैं इलाज के लिए शहर जाने को तैयार हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शहर से स्वस्थ होकर लौटने पर लाला पकौड़ी मल ने कभी कंजूसी नहीं दिखाई, बल्कि अब वह गरीबों तथा दीन दुखियों की सेवा करने लगा। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, धन का घड़ा तो कभी भी भर सकता है, पर लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।